Hello students, this is problem solving session with Nazir Tantre. In this session we solve problems with the students and problems which are of good standard, of national standard, which are likely to be asked at NEET IIT level or JEE level. NEET students, if they watch, they will also improve in their problem solving skills. I pick a problem from presently I pick a problem from kinematics, those problems which are already in my mind, and those problems which have already been asked in different exams. तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे अच्छी तरह से फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को जो नीट और आईआईटी के लिए नेशनल लेवल में मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन लाइक दिस. ये समझो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है. यहां एक वॉल है और इस प्रोजेक्टाइल ने क्या किया, इसने हिट किया वॉल को, इसने वॉल को यहां हिट किया और वापस आ गया रिफ्लेक्ट करके, इलास्टिक कोलिजन लेकर के ये वापस आ गया इधर इस पॉइंट पर, जस्ट बीनीथ द वर्टिकल हाइट. Just beneath the highest point, it has struck here. Okay? हमें देखना है कि we have to see ये जहां इस वॉल को इसने हिट किया, ये Y, यहां से यहां तक किस पॉइंट पर इसने इस प्रोजेक्टाइल ने वॉल को किस पॉइंट पर हिट किया. हमें Y निकालना है बस, दैट इज ऑल. ये वाला Y निकालना है, ये इन टर्म्स ऑफ दिस H. ठीक, Y निकालना है, Y निकालना है ऐसे. तो कैसे आप इसके बारे में सोचोगे, हाउ टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. पहली बात यह है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज ux, और ux जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, बिकॉज इन प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. जब ये ऑब्जेक्ट यहां हिट करेगा वॉल को, तो इसका फॉरवर्ड जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था इस प्रोजेक्टाइल का वो ux था, वर्टिकल vy था, चलो जाने दो उसको, ux, और यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था ux. जब ये रिफ्लेक्ट होगा, ये जो ux है, बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux. तो इन टाइम t मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक. Horizontal velocity is ux, this one. In time t, it will cover horizontal distance from here to here, uxt. तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज uxt in time t. अगर ये uxt है यहां से यहां तक, कैन यू टेल मी, अगर ये हिट नहीं करता इस बॉल को, ये आगे भी इतना ही डिस्टेंस जाता है, क्योंकि आगे वाला वेलोसिटी ux था ना. समझने की कोशिश करो यहां पर आप. इट हैज रिफ्लेक्टेड बैक विद द बैक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, लेकिन आगे के और भी ux था व्हेन इट हिट द वॉल. अगर इस ux ने इसको यहां लाया, uxt डिस्टेंट यहां से बैकवर्ड में लाया, फॉरवर्ड में कितना हो जाता है ये सोचो जरा. अगर वॉल नहीं तो फॉरवर्ड में कितना जाता है, फॉरवर्ड में इतना ही जाता है uxt, क्योंकि फॉरवर्ड वेलोसिटी भी इतना ही होता है जितना बैकवर्ड वेलोसिटी इन द गिवन टाइम. अगर आप ये अंडरस्टैंड करो तो प्रॉब्लम इज फिनिश्ड. ये समझना पड़ेगा. देखो, फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ux, बट इट हिट्स द वॉल, द ux will get reversed, it will get reversed, and the object has struck here at this point just beneath the vertical height. तो मतलब इसको यहां तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, एक तो ux और टाइम t, कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में, इट इज uxt, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं. अगर ये वॉल नहीं होता तो ये आगे इतना ही जाता. इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये रेंज है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक रेंज है, क्योंकि हिट करने के बाद जो यहाँ आया, अगर हिट नहीं करता तो यहाँ आ जाता. तो रेंज इज सिंपली ux, यहां से यहां 2ux, तो यहां से यहां पर भी 2x, क्योंकि ये हाफ द रेंज है यहां से यहां तक, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट है. तो रेंज इज इक्वल टू 4 times uxt.
ये हमें मिला, रेंज मिला हमें। और ये जो x है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो x है इधर यहां तक, यहां से यहां तक, अगर उसको x माना जाए, दैट x इज इक्वल टू यहां से यहां 2ux, ux इज 3ux t, यहां से यहां तक इट इज 3uxt, यहां से यहां तक दैट इज 2uxt, यहां से यहां तक 2uxt, यहां से यहां तक uxt, यहां से यहां uxt। अच्छा, अब जरा देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला है y का डायरेक्ट, दैट इज x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन दिस इक्वेशन विल नॉट वर्क। आई डोंट थिंक दिस इक्वेशन इज गोइंग टू वर्क। अगर वर्क करेगा भी बहुत टाइम लगेगा इसमें। आपके पास और एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, ये भी इक्वेशन है हमारे पास। तो tan थीटा भी हमारे पास एक इक्वेशन है, या h इज इक्वल टू ये वाला h वर्टिकल हाइट, दैट इज r बाई 4 tan थीटा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है। इन दो से हो जाएगा। इट इज y जो मुझे निकालना है। व्हाट इज x, यहां से यहां तक, क्योंकि ये y निकालने के लिए, दैट इज 3uxt tan थीटा 4h by r, r is 4uxt 1 minus what is x, that is 3uxt by r, that is 4uxt, ux finish, ux khatam, y is equal to 3h 1 minus 3 by 4. It is 4 minus 3, that is 1 minus 1 by 4, 3 by 4. It is 4 minus 3, that is 1. It is 3h into 1 by 4. That is 3h by 4 is the answer. 3h by 4. ये जो y है, it is 3h by 4. That's the answer. क्वेश्चन को एक दो बार कर लीजिए, तब जाकर होगा। पॉइंट ये था, इट विल हिट फॉरवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ux, इट विल रिबाउंड बैक विद द सेम ux। अगर इस ux ने इसको यहां लाया, ये वाला ux उसको यहां लाता, तो यहां से यहां हमें रेंज भी मिला। तो इन चीज से हमने ये दो इक्वेशन यूज करके खत्म कर दिया, वरना हमें वो हैवी इक्वेशंस लगाने पड़ते हैं। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उससे मामला बिगड़ जाता, बहुत आगे हमें करना पड़ता। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू अल्फा रूट x, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू, ओके 1-2 सेकेंड्स, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। और हमें यहां करना पड़ेगा कैलकुलस का इस्तेमाल, क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक, तो मैं करूंगा यहां पर dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट x, dx बाई रूट x इज इक्वल टू अल्फा dt। ठीक, इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन क्या है, x रेज़्ड पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा t इज इक्वल टू क्या है इसका वैल्यू, x रेज़्ड 1/2 ऊपर बाय 1/2, 2 ऊपर जाएगा, इट इज 2 रूट x। देख लो, x रेज़्ड पावर 1/2, ये हुआ 1/2, 2 ऊपर 2 रूट x। तो अल्फा t इज इक्वल टू 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा t स्क्वायरिंग 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक, राइट। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज x, दैट इज अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। बताइए वेलोसिटी किसके बराबर, इसका डिफरेंशिएट करके x का डिफरेंशिएट करो, दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 2t
दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। हो गया, हमें मिला वेलोसिटी। वेलोसिटी मिला हमें कितना, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1। अल्फा स्क्वायर बाई 2 इज द आंसर। That means the acceleration does not depend on time. Acceleration remains constant. Therefore, it is the acceleration is the same as alpha square by 2 at any time. T is equal to 2. हो गया था। Second question. Third question. अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, a particle moves has initial velocity u, it goes up and up and up, reaches here, reaches height h. Okay, then it falls back, and here velocity is okay. If there is atmosphere, there's a atmosphere, resistive atmosphere. Atmosphere is present. Is present. In the absence of atmosphere, हम क्या कह रहे थे? This u with which it is thrown up, you will get back this with the same velocity. U dash. तो u dash is equal to u if there is no atmosphere. अगर यहाँ टाइम t1 लगेगा, यहाँ टाइम t2 लगेगा वापस आने में, t1 is equal to t2. When you throw some object up, you get it back with the same speed. जिस स्पीड से आप इसको थ्रो अप करोगे, आपको उसी स्पीड से ये वापस मिलेगा। लेकिन वो तब जब हम कहेंगे देयर इज नो, इट इज वैक्यूम, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर है तो ड्रैग फोर्स होगा, देयर बी ड्रैग फोर्स देयर इन स्पेस। तो ड्रैग फोर्स की वजह से ये u और ये u डैश डिफरेंट होगा। u विल नॉट बी इक्वल टू u डैश एंड t विल नॉट बी इक्वल टू t डैश। अगर यहां t है या t1 इज नॉट इक्वल टू t2। तो अब देखना यह है कि u ज्यादा है कि u डैश ज्यादा है, t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, सो हाउ टू डू इट, हैव अ लुक। पहली बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कितने फोर्सेस इस पर है, सपोज H, कितने फोर्सेस इस पर है? इस पर नीचे की ओर mg और नीचे की ओर ड्रैग फोर्स भी है, क्योंकि अब ड्रैग फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज ओके mg प्लस f डिवाइड बाय m, दैट इज g प्लस f बाय m इज द रिटार्डेशन। जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों फोर्सेस नीचे की ओर है, रिटार्ड होकर के यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो एक्सेलरेशन अच्छा खासा है यहां पर, अच्छा खासा रिटार्डेशन ही कहो क्योंकि बोथ आर डाउनवर्ड्स। अब मुझे बताइए व्हेन इट बॉडी को कम्स डाउन, यही h, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन क्या है? mg डाउनवर्ड्स है, ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर है, ये देखना पड़ेगा बिकॉज द बॉडी इज मूविंग डाउन। ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर है बिकॉज एटमॉस्फेरिक ड्रैग जो होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट वेलोसिटी। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में होगा एक्सेलरेशन, ओके, अगर आप a1 यहां करोगे, यहां a2 करोगे, इट इज mg माइनस f बाय m, एक्सेलरेशन डाउन इज इक्वल टू g माइनस f बाय m। तो अब के बाद जो एक्सेलरेशन है वो कम है, तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे ही आंसर निकालोगे, एक्सेलरेशन कम हुआ तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम कम लगे स्टॉप होने में। अगर ये तो एक बात ठीक है, दूसरी बात यह है कि व्हाट इज टाइम इन केस ऑफ व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन एंड बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, कवर्स ए डिस्टेंस x अंडर द एक्सेलरेशन a, स्टार्ट जीरो किया, जीरो से वेलोसिटी स्टार्ट किया और h डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाय एक्सेलरेशन। ये है फॉर्मूला। चाहे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होकर के फाइनल वेलोसिटी जीरो बन जाए, या यहां पर फाइनली वेलोसिटी जीरो है, ये वेलोसिटी जीरो है और ये वेलोसिटी कुछ हुआ, यहां इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, तो दोनों में यही फॉर्मूला है। मगर दो जगहों में से एक जगह पर वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, चाहे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो, डिस्टेंस h कवर किया, यही फॉर्मूला है।
2h/a। तो जहां अब a ज्यादा है, इस सूरत में a ज्यादा है, यहां पर a ज्यादा है, इस सूरत में व्हेन द बॉडी गोज अप, तो इस सूरत में अगर a ज्यादा है तो टाइम कम है, तो राइज करने में टाइम कम लगेगा, फॉल होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं यहां लिखूंगा T1 is less than T2. Time of rise is less than time of fall. Time of fall कुछ ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर कम है। एक्सेलरेशन कम हुआ तो टाइम ज्यादा हो गया, एक्सेलरेशन ज्यादा है जो इसमें है तो टाइम कम लगा। तो T1 is less than T2। अब मुझे बताइए U1 और U2 के बारे में, इस U और U के बारे में क्या है, कौन सा दो में से ज्यादा है, दो में से कम है? शाबाश, यस, थोड़ा सा आंसर दे दो मुझे। ये U है और नीचे आकर के ये U डैश हो जाता है। Apply common sense and tell me which velocity should be greater. Should this velocity be greater with it goes up, or should this velocity be greater with which you receive it back? If there is friction, I mean there is atmosphere. पहली बात यह है कि मुझे बताइए यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 m/u²। बताइए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है इस बॉडी का, 1/2 m/u²। कुछ समझ आया? हिंट दिया मैंने आपको। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये है। लॉन्च होने पर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ये है, रिसीव करने पर काइनेटिक एनर्जी ये है। तो अब मुझे बताइए इससे कुछ समझ आया? बात यह है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट बी ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये जब जाता है वापस आता है, फ्रिक्शन फोर्स हैव डन वर्क, atmospheric resistance have done work, and when they have done work they have done negative work, and they have drained out some energy from the object. Heat is produced in the atmosphere while body is going up and down, and bodies also gets a little heated up because friction force drains out energy. तो इसका मतलब जब आपने इसको लॉन्च किया वो एनर्जी ज्यादा था, जब ये रिसीव हुआ तो ये एनर्जी कम है, बिकॉज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर एज हीट। तो मैं लिखूंगा 1/2 mu² इज ग्रेटर देन 1/2 mu²। ये खत्म हुआ, u² इज ग्रेटर देन u², u इज ग्रेटर देन u²। ये वेलोसिटी जो है ये इस रिसीविंग वेलोसिटी से ज्यादा है, obviously because you receive it with a lesser kinetic energy. Some of the kinetic energy has been lost to the atmosphere because of the friction forces. Okay, fourth question. Fourth, and now one more question. You see, let me design a question. Fourth one, it is x, it is y. Here is a particle whose initial radius vector is r1. Here is one more particle. उसका radius vector है r2, initial radius vector. Its velocity is something v1. Its velocity is something like v2. This particle has velocity v1. This particle has velocity v2. And what is the condition they meet? They have a collision. It's a particle here p1. It's a particle here p2, right? Its initial radius vector is r1 and it starts moving with velocity v1. And this particle also starts moving and it has velocity v2 in this direction. What is the condition that they meet somewhere? They will collide somewhere. The condition is इसका जो final radius vector है और इसका जो final that is the same. फिर से एक बार बताता हूँ. Suppose it's a particle moving like this. It's a particle moving like this. And they meet somewhere here. इसका मतलब जो इसका radius vector final है वो इसका भी radius vector है. So what is the condition that the two bodies collide? The condition for two bodies to collide is that their final radius vector should be the same. Their final radius vector should be the same. They should meet in time. They should meet in position. मतलब when they meet, their position should be this same position, and the time in their watch, if the bodies have, if those particles have the watch, the same time should read in their watch. तो आप जरा देखो, आप जरा देखिए क्वेश्चन क्या है.
Initial position of the particle is this, and its velocity is this. Can you tell me what is its final position? Final position, it is final position r is equal to initial position plus velocity into time. It has no acceleration. Therefore, radius vector is initial radius vector plus velocity into time. Acceleration है नहीं. What is the radius vector of second particle? That is r2 minus r2 initial radius vector plus v2t. Right? And what is this r1? That is 3i plus 5j plus what is v1? 4i plus 3j into t is equal to what is r2 of the second? That is minus 5i minus 3j plus what is v2? That is alpha I plus 7j into t. These two must be the same if they want to collide. When they collide, I will equate these two. That is 3i plus 5j. Finally, I have to find the alpha. What should be alpha so that they collide? Two bodies, they move with this velocity and this velocity. I have to find what should be the alpha so that they collide. I made them to collide. When I equate these two, I made them to collide. मैं इनको collide कराता हूँ. जब मैंने इनको collide करा दिया, तब जाकर मैं alpha निकालूंगा. That is 3i plus 4j plus 4i plus 3j into t is equal to minus 5i minus 3j plus alpha I plus 7j into t. अब I कोएफिशिएंट्स को आप I कोएफिशिएंट्स को आप इक्वेट कीजिए. 3i 4i means 3i plus 4it. I कोएफिशिएंट्स को करो 3 इस I का कोएफिशिएंट प्लस 4t इज इक्वल टू, यहां से I का कोएफिशिएंट क्या है? -5 प्लस अल्फा t. ठीक. दूसरे में J का कोएफिशिएंट आप इक्वेट करो 5 प्लस 3t इज इक्वल टू, यस, ये 5 प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस 3j का कोएफिशिएंट और प्लस 7t. ठीक. अब यहां से t निकालो. ये हुआ 8, 3 को यहां ले जाओ, 3 को इट इज 4t, तो t इज इक्वल टू 2. कम से कम और जाने दो. आपको पता चला आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोलाइड. दे विल कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड्स. ठीक. अब इस 2 सेकेंड्स को यहां पर डाल दो, यहां पर डाल दो. इट इज 3 प्लस 2 सेकेंड को यहां से यहां जब डालेंगे, दैट इज 2 into 4 8 is equal to -5 प्लस अल्फा into 2, दैट इज 2 अल्फा. इस 5 को इधर ले जाओ. ये हुआ 5 प्लस 3 8 16 इज इक्वल टू 2 अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू 8. आंसर ये अल्फा 8 होना चाहिए. क्वेश्चन ये था कि ये दो पार्टिकल्स जिसका इनिशियल पोजीशन ये है और वेलोसिटी ये है, और दूसरे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन r2 और वेलोसिटी v2 है. व्हेन दे मूव दे कोलाइड. व्हाट इज द अल्फा सो दैट दे कोलाइड? तो कंडीशन ये है कि व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड, उनका रेडियस वेक्टर सेम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. वजह? बिकॉज दे हैव टू मीट इन पोजीशन. जब वो मिलेंगे तो एक ही पोजीशन होगा, वही एक पोजीशन होगा मिलने के हिट करने के टाइम, और टाइम भी सेम होगा. इसलिए मैंने यहां पर भी जो टाइम लगाया पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में, वही टाइम मैंने सबस्टिट्यूट किया. बिकॉज टाइम शुड बी द सेम. बिकॉज व्हेन समबडी मीट, दे मीट इन पोजीशन, दे मीट इन टाइम. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन.
अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन। अब जरा देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा, वो ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए, एक्सेलरेशन भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये बहुत ही मुश्किल, बिकॉज यू आर नॉट गिवन स्पीड, you are not given acceleration, so that you can say, well, acceleration is equal to v square by r and r is equal to v square by a. That's very easy to find. जैसे ये है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, इनके दरमियान एंगल थीटा है, ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मैं आपको कह रहा हूं कि पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है जिस पर ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, इसका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर है। तो क्वेश्चन तो मुश्किल होगा। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे आप, जबकि आपको पता है कि ओके, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और अगर आर निकालना हो दैट इज ओके वी स्क्वायर बाय ए सी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन वो तब है जब वी दिया हो और ए दिया हो, और दिस ए सी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ए सी जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है। अब जरा देखो, मैं आपको समझा, एक जनरल रूल मैं आपको देना चाहूंगा विच विल सॉल्व मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। हैव अ लुक। मैं इस एक्सेलरेशन को दो पीसेस करूंगा। एक पीस यहां से आएगा, दैट इज ए cos थीटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी। दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्पीड, आई एम बॉदर्ड अबाउट द कर्वेचर। दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है, it will not create the curvature, it will not bend the object, it will not change the direction of the object, so it has nothing to do with this, with the curvature, this tangential acceleration. तो अगर कर्वेचर कोई प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा ये कंपोनेंट a sin theta, that is a perpendicular, means perpendicular part of this, perpendicular part of the acceleration which is perpendicular to velocity. अब जरा देखो, आप इक्वेशन क्या लिखोगे, व्हाट इक्वेशन यू आर गोइंग टू राइट। आप लिखेंगे ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये वाला वी स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर वही है, इसका स्पीड स्क्वायर, डिवाइड बाय व्हाट एक्सेलरेशन विल राइट, यू विल राइट दिस ए, नो, विल यू राइट दिस ए टी, नो, यू विल राइट दिस ए sin थीटा, द कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इट्स ए sin थीटा, ए sin थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, दिस r इज इक्वल टू वी स्क्वायर, एक और v मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, और नीचे भी v मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप जो है, इट इज v क्यूब ऊपर बाय नीचे जो है ये a क्रॉस v है, मैग्नीट्यूड, वही हुआ ए वी sin थीटा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ये जनरल फार्मूला हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वी क्यूब डिवाइड बाय ए क्रॉस वी। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i + 4j and acceleration, let me suppose it is -25i - 25j मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज मीटर पर सेकंड। मुझे बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर टाइम भी होता है यहां पर कहीं, तो एट पर्टिकुलर टाइम, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, r इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला बनाया, देखो अभी जो फॉर्मूला बनाया, v क्यूब डिवाइड बाय a क्रॉस v। ठीक, तो पहले मुझे v का मैग्नीट्यूड चाहिए, v का मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्यूब है ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिए v का, रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, that is root of 9 + 16, that is 5। तो ये हो गया 5, v क्यूब हुआ 5 × 5 × 5 125। ठीक, लेकिन व्हाट इज a क्रॉस v, वो निकालना पड़ेगा यहां से बाज़ाब्ता।
तो वो मैं आपको निकाल कर देता हूं। v इज इक्वल टू 5। ठीक, अब मैं आपको ये a क्रॉस v निकाल कर देता हूं यहां पर। a क्रॉस v i j k। अब a के कंपोनेंट्स -25 -25 0, क्योंकि k कंपोनेंट है नहीं। v के कंपोनेंट 3 4 0 इज इक्वल टू i इंटू 0 माइनस 0 j 0 माइनस 0 k टाइम्स i 0 इंटू 0 j 0 इंटू 0 k। 25 या 75 75 माइनस टू माइनस प्लस 25 चुके 100, ये हुआ k टाइम इंटू 25 k इंटू 25। a क्रॉस v निकालना पड़ेगा बस। तो a क्रॉस v का मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज 25 ओनली, क्योंकि ये डायरेक्शन देता है। तो अब कैसे लिखोगे r रेडियस? 5 क्यूब दैट इज 125 डिवाइड बाय a क्रॉस v दैट इज 25, ये हुआ 5। r इज इक्वल टू 5 मीटर्स। आंसर। अगर आप ये प्रॉब्लम करोगे अच्छी तरह से 2 बार, तो आपने यू हैव लर्नड ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आप कैसे रेडियस निकालेंगे, कैसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। बस ये याद रखना है। r इज इक्वल टू v क्यूब बाय a क्रॉस v मैग्नीट्यूड। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, इससे हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए आपको दिखाया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी सच क्वेश्चंस ऑफलाइन, इसलिए मेरे जहन में रहा कि अगर इसको यहाँ किया जाए और स्टूडेंट्स को ये पूछा जाए कि भाई देखो इसको 1-2 बार कर लो और समझने की कोशिश करो। I don't see any reason that they won't be able to do these things in final exams. Continue to watch my lectures, Tantra Sir physics classes. This was what we call as problem session with Najir Tantra, and it is going successfully and students are watching and they are getting benefited. Thank you.